प्यारे बच्चों, एलजीआर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि साइंस के अंदर जो है बायोलॉजी का जो अभी हम लोग चैप्टर पढ़ाई कर रहे हैं उसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। और इस चैप्टर का एक क्लास ऑलरेडी हो चुका है। आज हम लोग इस चैप्टर के सेकेंड क्लास में उपस्थित हुए हैं और पिछले क्लास में भी हम लोगों ने बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कंसेप्ट वगैरह डिस्कशन किए थे। तो अगर जो बच्चे इससे पहले के क्लास को नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर के पहले ज़रूर देख लीजिएगा। शुरू करेंगे। आज काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक वगैरह जो है हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें जो है आपको पता होना चाहिए कि पुरुष जनन अंग, इसके बाद मानव में जनन, इसके बाद जो है आपको पता होना चाहिए कि पौधों में किस तरह से जो है जनन की क्रियाएं होती है, मुख्य रूप से परागन, स्वपरागन, परपरागन और भी पौधों के जो जनन अंग होते हैं उस सब के बारे में बहुत ही ज़्यादा डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक एक टॉपिक 100% आपका क्लियर होगा और अगर आप ध्यान से देखते हैं तो चीज़ें आपको क्लास के अंदर ही याद हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही सरल भाषा में हम लोग सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। और जितने बच्चे अगर अभी तक पेड कोर्स ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिएगा। इस नंबर पर कॉल करके आप लोग कोर्स से रिलेटेड सारा जानकारी जो है ले सकते हैं। और एलजीआर स्टडी ऐप अगर अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं तो ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी ऐप को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि सभी तक जो है पहुंच जाए। हमारा जो आज का सबसे पहला टॉपिक है वो जनरली लैंगिक जनन से रिलेटेड हम लोग आज पढ़ाई करने वाले हैं। आप लोग पिछले क्लास में देखे थे कि जनन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन का अगर बात करें तो हम लोगों ने देखा था कि अलैंगिक जनन में क्या होता है कि कोई सिंगल जीव अकेले ही अपने जैसे बच्चों को क्या करते हैं, जन्म देने में सक्षम होते हैं और वहाँ पर दो जीवों की भागीदारी नहीं होती है। मादा और नर का वहाँ पर कोई विशेष रोल नहीं होता है। कोई अकेला जीव ही अपने जैसे बच्चों को जन्म दे लेते हैं अलैंगिक जनन में। लेकिन आज पढ़ाई करने वाले हैं लैंगिक जनन। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि आखिर लैंगिक जनन क्या होता है। तो जो अलैंगिक जनन है उसका जस्ट अपोजिट होगा। अलैंगिक जनन में अकेले ही कोई जीव अपने जैसे बच्चों को जन्म दे देता था, लेकिन लैंगिक जनन जो होगा प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि इसमें बच्चों को जन्म देने के लिए नर और मादा दोनों का होना अति आवश्यक है। तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि वह जनन जिसमें नर और मादा दोनों का होना आवश्यक है उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। यानी कि लैंगिक जनन की जो प्रोसेस है अकेले किसी जीव के द्वारा नहीं हो सकता है। तो चलिए और डिटेल में हम लोग इसके बारे में क्या करते हैं, जानते हैं। एक लाइन में आप बता सकते हैं कि जनन की वह विधि, मुख्य रूप से जनन की दो विधियां हैं, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जनन की वह विधि जिसमें नर एवं मादा दोनों की भागीदारी होती है लैंगिक जनन कहलाती है। कितना आसान भाषा में समझा आपने। तो जिसमें नर और मादा दोनों की जो है भागीदारी होगी उसे क्या कहेंगे, लैंगिक जनन जो है कहेंगे। लैंगिक जनन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण हम बातें आपको बताने जा रहे हैं, नोट में समझने की कोशिश कीजिएगा। नर और मादा, कई बच्चों जो है इनमें कंफ्यूज होते हैं नर मादा में। तो मैं आपको बता दूं बायोलॉजिकली नर किसे कहेंगे और मादा किसे कहेंगे। तो सिंपल है, वे जीव जो केवल नर जनन कोशिकाएं, नर जनन कोशिका को मुख्य रूप से शुक्राणु कहा जाता है। नर जनन कोशिका को क्या कहा जाता है, शुक्राणु। तो जो जीव केवल शुक्राणु उत्पन्न करते हैं उन्हें नर कहते हैं। याद रहेगा, यानी कि वो जीव जो शुक्राणु उत्पन्न करेगा, केवल शुक्राणु, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, नर कहेंगे। शुक्राणु को ही नर जनन कोशिका जो है बोला गया है। तो नर आपने समझा कि कौन है। दूसरा कि भाई मादा कौन है। तो याद रखिएगा कि वे जीव जो केवल मादा जनन कोशिकाएं, मादा जनन कोशिकाएं को ही हम अंडाणु कहते हैं, उत्पन्न करते हैं, उन्हें मादा जो है कहते हैं। मादा जनन कोशिकाएं में होती है अंडाणु। क्या होती है, अंडाणु। यानी अंडाणु को ही हम मादा जनन कोशिका कहते हैं। तो जो जीव
अंडाणु उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहेंगे हम, मादा कहेंगे। और चूंकि यहाँ पर नर और मादा अलग अलग है, तो जिसमें वो जीव जिसमें नर अलग हो मादा अलग हो, ऐसे जीव को एक लिंगी जीव भी कहते हैं। यानी कि नर या मादा अलग अलग है किसी जीव में तो उसे एक लिंगी जीव कहेंगे। एक लिंगी जीव में सबसे फेमस है आपका मनुष्य। कौन है, मनुष्य। मनुष्य में देखिए नर अलग होते हैं और जो महिला कह लीजिए या फिर मादा कह लीजिए वो अलग होते हैं। तो नर मीन्स पुरुष, ठीक, जिसको इंग्लिश में जेंट्स कह लीजिए आप, और मादा मीन्स महिला, मादा मीन्स महिला। तो ये चीज़ें आप याद रखने की जो है कोशिश करें। नेक्स्ट हम बात करेंगे अगले पॉइंट का। अगला क्या है, तो नर और मादा तो आपने समझ लिया। अब कुछ ऐसे जीव भी होते हैं जिसमें याद रखिएगा कि नर जनन अंग और मादा जनन अंग दोनों पाए जाते हैं, तो उसे क्या कहेंगे भाई साहब, उभयलिंगी। यहाँ पर क्या लिखा हमने कि कुछ जंतुओं जैसे कि केचुआ है, कौन चीज़, केचुआ। केचुआ कौन भाई साहब, केचुआ आप लोग जानते हैं क्या? केचुआ नहीं जानते तो मैं बता दूं कि केचुआ जो है किसान मित्र कहलाता है, जिसको हम लोग इधर हमारे गांव के इधर बोल चाल की भाषा में चाली कहते हैं। क्या कहते हैं, चाली। किसान मित्र है ये। फिगर तो मैं नहीं लाया लेकिन मैं बोल देने की कोशिश करता हूँ, चाली या केचुआ के नाम से आप इसे क्या करते हैं जान। कछुआ नहीं, कछुआ अलग है, केचुआ अलग है। चाली को हम लोग क्या कहते हैं, केचुआ कहते हैं। तो केचुआ हो गया। हाइड्रा में एक ही शरीर में नर एवं मादा दोनों जनन कोशिकाएं जो है उत्पन्न होती हैं। केचुआ हो या हाइड्रा हो, इसमें नर जनन जो कोशिकाएं हैं वो और जो मादा जनन कोशिकाएं हैं वो दोनों एक ही शरीर में क्या हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। यानी कि शुक्राणु और अंडाणु एक ही शरीर में होते हैं। तो ऐसे जंतुओं अथवा कुछ पौधे भी ऐसे हैं जो उभयलिंगी होते हैं। तो जंतु अथवा पौधों को उभयलिंगी कहते हैं, जिनमें नर वाला गुण भी है और मादा वाला गुण भी है, उसे क्या कहेंगे, उभयलिंगी। उभय मीन्स होता है दो, उभय मीन्स दो, जिसमें दोनों प्रकार के गुण हो, उसे क्या कहते हैं, जनरली हम लोग सभी टर्मों में उभयलिंगी, उभय कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और आगे की चीज़ों को सीखेंगे, समझेंगे। हम अभी पढ़ाई करने वाले हैं लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन हम लोग जो है सबसे पहले पौधों में पढ़ेंगे कि पौधा में लैंगिक जनन कैसे होता है, और फिर हम लोग बात करेंगे किस में, मनुष्य में, कि मनुष्य में लैंगिक जनन जो है कैसे होता है, और फिर मनुष्य जनन, नर जनन अंग और मादा जनन अंग के बारे में भी जानकारी लेंगे। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। पुष्प देने वाले जितने भी पौधे हैं उसमें ही लैंगिक जनन होता है। तो हम जानना शुरू करते हैं कि जो लैंगिक जनन है पौधा में किस तरह से होता है, कैसे होता है। इतना डिटेल आपको पढ़ाऊंगा कि आप एकदम आराम से समझ जाइएगा। तो पौधा में हम लैंगिक जनन पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें पौधा के जनन अंगों के बारे में जानकारी होना चाहिए। आपके सामने उपस्थित है पुष्प, और पुष्प में ही पौधा का जनन अंग होता है, वो मादा जनन अंग हो या फिर नर जनन अंग हो। देखिए पौधा में भी आपको मैं बता दूं कि कुछ पौधा होते हैं एक लिंगी और कुछ पौधा होते हैं द्विलिंगी। अब एक लिंगी पौधा किसे कहेंगे, जिस पौधा में जो नर जनन अंग है पाया जाएगा तो उसे जो है नर जनन अंग और मादा जनन अंग, नर जनन अंग और मादा जनन अंग अलग अलग पुष्प में पाया जाएगा। जिस पौधा में नर जनन अंग और मादा जनन अंग अलग अलग पुष्प में पाया जाएगा, अलग अलग फूल में पाया जाएगा, उसे कहते हैं हम लोग एक लिंगी पुष्प। लेकिन कुछ ऐसे पेड़ हैं जिसके एक ही फूल में नर जनन अंग भी पाया जाता है और मादा जनन अंग भी पाया जाता है। एक ही पुष्प में नर जनन अंग भी होगा और मादा जनन अंग भी होगा उसी में। यानी कि उभयलिंगी जो पौधा है उसमें सबसे फेमस है अरहुल का पेड़। अरहुल को हम लोग ये साइंस की भाषा में गुड़हल कहते हैं, जो हम आगे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर अरहुल का एक फूल है। इस फूल में हम देखेंगे कि नर जनन अंग कौन है, मादा जनन अंग कौन है, कौन कौन से जनन अंग पुष्प में मुख्य रूप से पाए जाते हैं जो द्विलिंगी पुष्प है उसके अंदर।
तो हमने अड़हुल का एग्जाम्पल इसीलिए लिया है क्योंकि इसमें नर जनन अंग और मादा जनन अंग एक ही जगह पर हमें एक ही फूल में देखने को मिल जाएगा। अगर दूसरे चीज़ों का फूल लेते तो किसी में नर जनन अंग होता है, किसी में मादा जनन अंग होता है, तो दो जगह हमें समझना पड़ता। लेकिन यहाँ पर एक ही फूल में हम नर जनन अंग भी और मादा जनन अंग दोनों समझ लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानने का कोशिश करते हैं। एक एक चीज़ों को पहले देखते हैं। देखिए ये जो अड़हुल का फूल है इसमें देख लीजिए कि स्त्री केसर भी हैं और पुंग केसर भी है। स्त्री केसर मतलब होता है जो मादा जनन अंग है वो, यानी कि इस पुष्प में नर जनन अंग भी होगा और मादा जनन अंग भी होगा क्योंकि ये अड़हुल का फूल है। तो स्त्री केसर का पहले बात करते हैं, यानी कि इसमें पुरुष वाला गुण भी और स्त्री वाला गुण भी है। तो स्त्री का जो स्त्री केसर जो है यानी कि मादा जनन अंग जो है वो कौन कौन सा है? तो मादा जनन अंग में सबसे महत्वपूर्ण है अंडाशय। ये वाला जो पार्ट प्यारे बच्चों पीला जो सर्कल यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये है अंडाशय। ये क्या कहलाएगा? अंडाशय। और अंडाशय ही निषेचन के बाद परिपक्व होकर के फल में बदलता है। यही वाला पार्ट किस में बदलता है प्यारे बच्चों? फल में बदलता है। यही वाला पार्ट किस में बदलता है? फल में बदलता है। इसके बाद अंडा से समझा आपने। दूसरा है वर्तिका। दूसरा कौन चीज़ है? वर्तिका। तो वर्तिका के बारे में क्या करते हैं जानते हैं। वर्तिका स्त्री केसर का कौन सा भाग है? तो देखिए ये आपका क्या है? ये है आपका अंडाशय। और ये जो पाइप दिखाई दे रहा है ये जो पाइप यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, यह पाइप प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए यहाँ से लेकर के और यहाँ तक कहलाती है वर्तिका। ये क्या कहलाती है? वर्तिका। अब वर्तिका का कार्य क्या है आपको हम डिटेल में आगे क्या करेंगे बताएंगे, लेकिन यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो पार्ट है, ये जो पाइप जैसा आपको दिखाई दे रहा रचना, यही कहलाती है वर्तिका। और ऊपर में जो यहाँ पर आपको कीप के जैसे जो टीप होता है, जैसे मिट्टी तेल वगैरह डिब्बा में ढालने के लिए जो हम लोग रखते हैं, मतलब वो उसे टीप कहते हैं, उसी के आकृति का होता है यहाँ पर रचना, और उसे कहते हैं वर्तिकाग्र। उसे क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र। तो यह तीन मुख्य रूप से मादा जनन अंग है पुष्प का, जिसे स्त्री केसर कहेंगे। नाम से स्पष्ट है स्त्री केसर, यानी कि इसमें स्त्री वाला क्या होगा? गुण पाया जाएगा। इसमें क्या पाया जाएगा? स्त्री वाला गुण पाया जाएगा। तो ये तीनों के तीनों क्या कहलाएंगे? स्त्री केसर कहलाएंगे। आपको अभी मैं केवल नाम बता रहा हूँ और वो दिखा रहा हूँ कि वो कहाँ पर है, कौन है। इसके आगे मैं अंडाशय, वर्तिकाग्र और जो आपका वर्तिका सभी अंग के बारे में बताऊंगा कि ये क्या करता है, कैसा, इसका पूरा फुल डिटेल आगे मैं आपको देने वाला हूं। दूसरा है भाई साहब इधर स्त्री केसर। तीन मुख्य रूप से याद रखिएगा। तो पुष्प में जो स्त्री केसर है यानी कि मादा जनन अंग के नाम तीन हैं, याद रखिएगा। एक है अंडाशय, दूसरा वर्तिका, तीसरा वर्तिकाग्र। अब बात करेंगे हम लोग जो है पुंकेसर के बारे में। पुंकेसर मतलब पुष्प का पुरुष जनन अंग। कौन सा जनन अंग? पुरुष जनन अंग। पुरुष जनन अंग में सबसे जो आप यहाँ पर देख रहे हैं पहला है वो है पराग कोश। क्या भाई साहब? पराग कोश। ये वाला जो रचना आपको दिखाई दे रहा है, ये इस तरह का कुछ रचना दिखाई दे रही है। गेहूं के बीज के जैसा होता है, उससे हल्का बड़ा होता है। गेहूं के बीज से हल्का बड़ा होता है या तो ये जो रचना है वो कहलाएगी पराग कोश। और पराग कोश के ऊपर ही याद रखिएगा पाए जाते हैं पराग कण। क्या पाए जाते हैं? पराग कण पाए जाते हैं, जिसके बारे में हम आगे और डिटेल में चर्चा करेंगे। आपने अड़हुल का फूल अगर देखा हो या फिर कई दूसरे फूलों में भी पाया जाता है, तो आपने देखा हो कि अगर आप इस चीज़ों को टच करते होंगे, जब ये परिपक्व हो जाता है तो ये फटता है। और तब इसको अगर आप टच कीजिएगा, इसको क्या कीजिएगा? टच कीजिएगा। किसको टच कीजिएगा? पराग कोश को अगर अपनी उंगली से टच कीजिएगा ना, तो आपके उंगली पर पाउडर जैसा कुछ पदार्थ लग जाएगा। एकदम पाउडर जैसा छोटा छोटा कण जो है ना, आपके उंगली पर ऐसा छोटा छोटा कण जो है ना लग जाएगा। यही कण प्यारे बच्चों ये पराग कण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पराग कण कहलाते हैं। तो पराग कण कहाँ होते हैं? तो पराग कोश
पड़ होता है, परागकोश पर लगा होता है या लदा होता है, आप उसको टच कीजिएगा तो आपके हाथों में लग जाएगा वो कण के जैसा, तो वही है परागकण। इसके बाद तंतु। ये तंतु क्या भाई साहब, ये जो चीज़ें है ना, पराग कोश जो है ना वो पहले जब छोटा होता तो तंतु कहते हैं इसको, जब परिपक्व ना हुआ रहा हो, बच्चा ही हो जिसे कह लीजिए आप, तो उसे कहते हैं तंतु। तंतु ही जब परिपक्व हो जाता है, बड़ा हो जाता है, परागकण जब परिपक्व हो जाते हैं उसके अंदर का, तो वो फटता है और उससे परागकण बाहर निकलते हैं। क्या निकलते हैं बाहर? परागकण निकलते हैं। तो परागकण आपने समझा, परागकोश समझा, तंतु समझा, और दल तो जानते ही हैं जिसमें खुशबू होती है। भाई साहब पुष्प में जो खुशबू है ना वो दल में ही होती है, जिसे पंखुड़ी कहते हैं। खुशबू कहाँ पर होती है? तो पंखुड़ी में। ये वाला जो है ना, ये जो आपको पंखुड़ी दिख रहा है ना, ये पंखुड़ी में ही खुशबू होती है। इसके बाद ये बाह्य दल क्या है? तो सबसे बाहर वाला जो पत्ती, दल में से पत्ती, ये जो हरा ग्रीन कलर का जो पुष्प के बाहर होता है, पुष्प के चारों ओर ग्रीन कलर का जो होता है, इसे कहते हैं बाह्य दल, यानी कि बाहरी जो पत्ती है वो बाह्य दल, यानी कि बाहरी पत्ती जो है वो कहते हैं। तो यहाँ पर आपने विजुअल जो है देखा सभी के बारे में, तो मैं फिर से एक बार समराइज कर देता हूँ। स्त्री केसर मतलब मादा जनन अंग, पुष्प का मादा जनन अंग, इसमें 3 है, व्रतिकाग्र, व्रतिका और अंडाशय। क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछ देगा कि पुष्प के मादा जनन अंगों के नाम लिखे, तो लिखना होगा आपको, ठीक है। पुंकेसर में मुख्य रूप से 2 याद रखें। पुंकेसर में क्या याद रखें? 2 मुख्य रूप से हैं। पहला तो है परागकोश, और परागकोश पर ही पाए जाते हैं, परागकोश पर ही पाए जाते हैं परागकण, परागकण पाए जाते हैं। 2 हो गया। और तीसरा तंतु। तीसरा कौन है? तंतु है। इसके बाद दल और बाह्य दल तो आपने समझ लिया। अब चलिए हम इस सभी चीज़ों के बारे में पूरा एक्सप्लेन्ड वे में पढ़ते हैं। सबसे पहले पौधों के जनन अंग के बारे में जानेंगे। अगर आपसे कोई पूछ दे कि भाई साहब पौधा का जनन अंग क्या है, किसे कहते हैं, तो क्या बोलिएगा कि पौधों में जनन अंग पुष्प के भीतर पाए जाते हैं। जनन अंग कहाँ पाया जाएगा पौधा में? पुष्प के भीतर, ना तो पत्ती में, ना ही तना में, ना ही जड़ में। तो पौधा में जनन अंग यानी कि अपन जन्म देने की जो अंग है पौधा में, कहाँ पाए जाएंगे? पुष्प के भीतर पाए जाते हैं। और पौधों के नर जनन अंग को क्या कहते हैं? पुंकेसर या पुमंग कहते हैं। पूछ लेगा कि पुंकेसर को परिभाषित करें या पुंकेसर किसे कहते हैं, तो क्या बोलिएगा कि पौधों के नर जनन अंग को पुंकेसर या उसे ही पुमंग के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। और पौधा का जो मादा जनन अंग है ना उसको स्त्री केसर या जायांग कहते हैं। स्त्री केसर कह लीजिए या जायांग कह लीजिए। तो यह आपने देख लिया। इसके बाद जो है पुष्प के नर जनन अंग के जो है ना 3 भाग होते हैं, वो पूरा हमने आपको फिगर में दिखाया है। नर जनन अंग के 3 भाग में आएंगे तंतु, दूसरा होगा परागकोश, और तीसरा है योजी। योजी हम आपको आगे इसके बारे में बताएंगे, जितना इतना ये महत्वपूर्ण भी नहीं है। और सबसे ज़्यादा जो मेन काम करता है वो करता है परागकण। और परागकण कहाँ होते हैं? तो परागकोश के अंदर परागकण होते हैं। परागकोश के अंदर कहाँ होते हैं? परागकण होते हैं। तो ये मुख्य रूप से याद रखें। इसके बाद आपका अगला है कि पुष्प के मादा जनन अंग के 3 भाग होते हैं, यानी कि मादा जनन अंग भी 3 होती है, जो अभी जस्ट हम आपको दिखाए थे, व्रतिकाग्र, व्रतिका और अंडाशय। ये 3 जो है ना मादा जनन अंग है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फूल के प्रकार के ऊपर। फूल जो है ना प्यारे बच्चों, फूल बोलिए या फिर पौधा बोलिए, वो मुख्य रूप से होते हैं मतलब 2 प्रकार के, एक लिंगी और उभयलिंगी, जिसे द्विलिंगी भी कह सकते हैं। तो फूल के प्रकार के बारे में बात करेंगे। तो फूल के जो है 2 प्रकार होते हैं। फूल के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। आप बोलेंगे 2 में से कौन कौन है? तो पहले पढ़िए। पहला है एक लिंगी पुष्प। तो एक नाम से स्पष्ट है, जिसमें एक ही लिंग हो, या तो स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, ठीक है। तो एक लिंगी पुष्प नाम से स्पष्ट है, वैसा पुष्प मतलब फूल जिसमें एक ही लिंग हो, या तो स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो। तो बोलेंगे कि जिस पुष्प में पुंकेसर अथवा स्त्री केसर, या तो पुंकेसर होगा यानी कि पुरुष जनन अंग होगा, या स्त्री केसर यानी कि मादा जनन होगा, इसमें से कोई एक जनन अंग उपस्थित होता है तो उसे एक लिंगी पुष्प कहते हैं।
पुंकेसर और स्त्री केसर में से कोई एक होगा तो उसे क्या कहेंगे, एक लिंगी कहेंगे। इस एक लिंगी में आते हैं प्यारे बच्चों पपीता। पपीता आपको पता होना चाहिए कि पपीता में जो पुरुष है ना वो अलग होते हैं और स्त्री अलग होते हैं। और आप लोग कई बार ऐसा देखे भी होंगे कि कुछ पपीता में तो फल लगते हैं और कुछ पपीता में फल नहीं लगते हैं, जिसे हम कई बार कह देते हैं कि ये पुरुष पपीता का पेड़ है जिसमें फल क्या होगा, नहीं लगेगा, इसमें केवल पुष्प ही लगेगा। तो पपीता एक लिंगी हुआ। तरबूज याद रखिएगा, ककड़ी भी याद रखिएगा, तुरई जो है मुख्य रूप से इसे बिहार के अंदर जो है झुगनी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, तो झुगनी के नाम से जानते हैं, पता नहीं और भी आप लोग सर्च कर लीजिएगा क्या है नहीं है। तो तुरई भी है और मक्का, ये सारे के सारे याद रखेंगे एक लिंगी पुष्प होते हैं इसमें। तो तरबूज, पपीता, ककड़ी, तुरई, मक्का, ये याद रखेंगे एक लिंगी पुष्प के उदाहरण हैं। नेक्स्ट बात करेंगे उभयलिंगी। उभयलिंगी मतलब जिसमें दोनों ही लिंग उपस्थित होगा, जैसे अभी हम बात कर रहे थे अड़हुल के फूल के बारे में। तो जिस पुष्प में पुंकेसर एवं स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं, यानी कि पुंकेसर भी होगा और स्त्री केसर भी होगा, नर जनन अंग भी होगा और मादा जनन अंग भी होगा, तो उसे उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। उभयलिंगी पुष्प में सबसे फेमस है भाई साहब गुड़हल। गुड़हल मतलब अड़हुल का फूल, जो सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो इससे देवियों का पूजा किया जाता है। दुर्गा, काली आपने नाम सुना होगा, तो ये है। इसके बाद सरसों का फूल भी द्विलिंगी है। इसके बाद लिली का जो पौधा होता है उसका भी द्विलिंगी पुष्प होता है, और गुलाब सबसे फेमस, ठीक है, प्रपोजल पेड़। तो ये समझ में आ गया, गुलाब, ये सारे के सारे जो है याद रखेंगे कि क्या है, उभयलिंगी पुष्प हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम सबसे महत्वपूर्ण प्रोसेस जो पौधों में जनन का प्रोसेस है, परागन। क्या चीज़, परागन। हम समझना चाहते हैं कि परागन क्या होता है, हम समझना चाहते हैं कि क्या होता है परागन, क्या होता है। देखिए परागन को पहले समझिए। आप यहाँ पर देखते हैं कि ये है परागकोश, ये क्या है परागकोश, और ये है वृत्तिकाग्र। तो वृत्तिकाग्र जो है वो स्त्री जनन अंग है, और पराग कोश जो है वो पुंकेसर यानी कि पुरुष जनन अंग है। तो याद रखिएगा कि परागन होता क्या है। अभी जस्ट हम आपको बता रहे थे कि ये जो पराग कोश है ना, इस पे पाए जाते हैं परागकण, और जब परिपक्व होता है तो ये ऑटोमेटिक फट जाता है। ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, फट जाता है। तो इस पर क्या पाए जाते हैं, परागकण। अब यह परागकण किसी भी विधि से, या तो हवा में या फिर किसी भी तरीका से, अगर परागकण, कौन चीज़, परागकण अगर चला गया वृत्तिकाग्र पर, कहाँ चला गया, वृत्तिकाग्र तक पहुँच गया। कहाँ तक पहुँच गया, वृत्तिकाग्र तक। और वृत्तिकाग्र तक पहुँचना ही परागन कहलाता है। वृत्तिकाग्र तक पहुँचना ही क्या कहलाता है, परागन। तो हम परिभाषा निकाल सकते हैं कि परागकणों का परागकोश से निकलकर वृत्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागन कहते हैं। कितना सिंपल तरीका है, कितना सिंपल भाषा आप समझ सकते हैं। और ये होगा कैसे, तो या तो जब ब्लास्ट करेगा, अब ये द्विलिंगी पुष्प है तो ब्लास्ट के टाइम पर ही कुछ चला जाए, या हवा के माध्यम से कह सकते हैं इसे, या फिर आपने देखा होगा भौरा, तितली, तितली आई फूल पे बैठी, आपने देखा होगा बैठते हुए, तितली आई फूल पे बैठी, अब उसके पाँव में लग गया परागकण। उसके यहाँ पर परागकण था तो उसके पाँव में परागकण लग गया, और उसी के पाँव से, तितली के पाँव से ही मान लीजिए कि यहाँ पे भी आ गया, उसके पाँव वो यहाँ भी पड़ गए मान लो, तो यहाँ भी आ गया। तो परागकण का परागकोश से वृत्तिकाग्र तक पहुँचने का जो काम होता है, ये ट्रेवलिंग जो है वही कहलाता है परागन। वही क्या कहलाता है, परागन। अब समझिए यहाँ पर परागन को यहाँ पर कैसे आप स्टैंडर्ड वे में दिखा सकते हैं। बोलिएगा कि जब परागकोश में परागकण जो है पूर्ण विकसित हो जाते हैं, ये परागकोश है। परागकोश में परागकण अगर पूरा परिपक्व हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, तब क्या होता है, परागकोश फट जाते हैं। ये क्या होते हैं, ब्लास्ट कर जाते हैं। परागकोश क्या हो जाते हैं, ब्लास्ट कर जाते हैं। और परागकण जो है
क्योंकि उसके अंदर परागकण था, तो परागकण बिखर जाते हैं। परागकण क्या होता है? बिखर जाते हैं। और ये परागकण विभिन्न माध्यमों जैसे कि हवा से चला जाए या जल या कीट आदि के द्वारा वृत्तिकाग्र पर पहुँचते हैं। यहाँ से परागकण कहाँ पहुँच जाते हैं? वृत्तिकाग्र तक पहुँच जाते हैं। यहाँ पर क्या हो जाते हैं? पहुँच जाते हैं। वृत्तिकाग्र पर क्या हो जाते हैं? पहुँच जाते हैं। तो वृत्तिकाग्र पर पहुँचना ही परागन कहलाता है। इस क्रिया को परागन कहा जाता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? तो परागन कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? परागन कहते हैं। ठीक है, तो आपने समझा कि परागन क्या है। देखिए याद रखिएगा, कई सारे लोग क्या समझा देते हैं कि परागकण, ठीक है ना, परागकण का यहाँ से निकल के यहाँ तक आने की क्रिया को कहते हैं, मतलब अंडाशय तक पहुँचने की क्रिया। अंडाशय तक पहुँचने की क्रिया को कुछ और ही कहते हैं, उसको निषेचन कहते हैं। अंडाशय तक पहुँचने की क्रिया को निषेचन कहते हैं। परागकण यहाँ से अगर वर्तिकाग्र तक पहुँच गया ना, वही कहलाएगा परागन। अब वो वर्तिकाग्र से वो क्या होगा, देखिए वर्तिकाग्र पर आया, मान लीजिए वर्तिकाग्र पर यहाँ पर आया, और यहाँ से अब इस पाइप होते हुए, इस नली होते हुए ये आएगा भाई साहब अंडाशय में। ये कहाँ आएगा? अंडाशय में। और अंडाशय में मिलेगा अंडाणु से। किससे मिलेगा? जो अंडाणु यहाँ पर है, अंडाणु से मिलेगा। और अंडाणु से जब मिलेगा तो उसे कहेंगे निषेचन। जब परागकण अंडाणु से मिल जाता है, तो अंडाणु से जैसे ही मिलन हुआ, तो अंडाणु से मिलने का जो क्रिया है ना प्यारे बच्चों, वो कहलाता है और निषेचन। क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। तो निषेचन के बारे में तो और आगे हम आपको बताएंगे। तो ये आपने देखा कि परागन क्या होता है। अब परागन दो प्रकार से होते हैं, क्योंकि पुष्प भी होते हैं दो प्रकार के। पुष्प कितने होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है उभयलिंगी पुष्प, एक होता है एक लिंगी पुष्प। एक लिंगी पुष्प, और कोई जरूरी नहीं है कि उभयलिंगी पुष्प में यानी कि एक लिंगी पुष्प में ही जो है पर परागन होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो परागन होते हैं मुख्य रूप से दो प्रकार के। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक है स्वपरागन, स्वपरागन। तो सबसे पहले स्वपरागन समझते हैं और फिर समझेंगे पर परागन। तो सबसे पहले स्वपरागन समझ लीजिए, फिर समझेंगे कौन चीज़? पर परागन समझेंगे। तो स्वपरागन और पर परागन जो है हम लोग अभी क्या करेंगे, देखेंगे। अभी इस फिगर के माध्यम से समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। सबसे पहले स्वपरागन। देखिए परागन क्या है वो तो आपने समझ लिया। परागन है कि परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना। अब ये स्वपरागन क्या है? देखिए जब क्या हो कि इसी पुष्प का परागकण इसी के वर्तिकाग्र तक जा रहा है। इसी के वर्तिकाग्र तक जा रहा है, यानी कि किसी पुष्प का खुद का परागकण, खुद स्व मतलब खुद, स्व मतलब जो है खुद यानी कि स्वयं। अगर किसी पुष्प के खुद का परागकण इसके वर्तिकाग्र तक पहुंचता है तो उसे कहेंगे कि स्वपरागन हुआ, खुद से परागन हो गया। लेकिन अगर किसी दूसरा पुष्प, मान लीजिए कि ये कोई दूसरा पुष्प है, मान लीजिए कि ये क्या है, कोई दूसरा पुष्प है। मुझे पुष्प बनाने नहीं आ रहा, मतलब फिर भी बना रहा हूँ। ये मान लीजिए कि कोई दूसरा पुष्प है और ये इसका है परागकण। ये इस पुष्प का क्या है? परागकण है। अब यहाँ से परागकण, ये इस पर परागकण है, किसी दूसरे पुष्प में परागकण है, और यह परागकण किसी तरीका से अगर किसी दूसरे पुष्प में चला जाए, यानी कि दूसरे पुष्प का परागकण किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँच जाए, तो उसे कहते हैं पर परागन। पर मीन्स दूसरे, पर मीन्स दूसरा। तो अगर खुद का परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंचेगा तो स्वपरागन, और अगर किसी दूसरे पुष्प का परागकण अगर किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र में पहुंचेगा तो पर परागन। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वपरागन और पर परागन समझे होंगे। इस चीज़ों को हम यहाँ भी समझा देते हैं। परागन दो प्रकार के होते हैं, स्वपरागन और पर परागन। तो पहला समझिए स्वपरागन। यदि किसी पुष्प के परागकण किसी पुष्प के परागकण का स्थानांतरण, स्थानांतरण मतलब यहाँ से वहाँ जाना, स्थानांतरण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है तो यह स्वपरागन कहलाता है। समझा आपने?
अगर किसी पुष्प का जो परागकण है उसी पुष्प के वृत्तिकाग्र पर जाएगा तो स्व मतलब खुद का परागन होगा, खुद से परागन होगा। लेकिन पर परागन क्या है? पर परागन क्या है? पर परागन प्यारे बच्चों, यदि किसी पुष्प के परागकणों का स्थानांतरण, यदि किसी पुष्प के परागकणों का स्थानांतरण किसी दूसरे पुष्प पर होता है तो उसे पर परागन कहते हैं। तो दूसरे पुष्प का परागकण किसी दूसरे पुष्प पे चला जाए तो उसे क्या कहेंगे? पर परागन कहेंगे। ये आपने समझा होगा। इतना सिंपल और आसान भाषा में मैंने लिखा है कि आप ऐसे ही समझते चले जाइएगा, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करके आपको बताने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं यह मान के चलता हूँ कि मैं जितना ही आपको एक्सप्लेन करके समझाऊँगा आप उतना ही ज़्यादा क्या करेंगे, चीज़ों को समझेंगे। हमारा क्या, हम तो कुछ भी शॉर्टकट भी मार के आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन इससे आपका फ़ायदा नहीं होगा। मैं जितना बोलूँगा उतना ज़्यादा आप सीखिएगा, इसीलिए मैं एक्सप्लेन करके मैं बताता हूँ। दूसरा निषेचन, अभी जस्ट निषेचन के बारे में बता भी रहे थे हम कि निषेचन क्या होता है। निषेचन के बारे में हम आपको बता रहे थे कि आखिर निषेचन क्या होता है। मैं एक बार और फिर बता देता हूँ कि निषेचन क्या होता है, फिर मैं आपको यहाँ पर आऊँगा। देखिए, परागकण अगर वृत्तिकाग्र तक पहुँचा तो परागन, और वृत्तिकाग्र से यही परागकण इस नली होते हुए पहुंच गया। ये देखते हैं आप, ये है आपका अंडाशय। क्या है? अंडाशय है। तो परागकण यही अगर पहुंच गया अंडाशय में पहुंचकर अंडाणु से मिल गया। किससे मिल गया? अंडाणु से। तो परागकण का अंडाणु से मिलना, परागकण का अंडाणु से मिलना निषेचन कहलाता है। परागकण का किससे मिलना? अंडाणु से मिलना क्या कहलाता है? निषेचन। तो आइए इस निषेचन को यहाँ भी हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। नर युग्मक, भाई नर युग्मक पुष्प में क्या होते हैं? तो परागकण होते हैं। क्या होते हैं? परागकण को नर युग्मक कहते हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक, मादा युग्मक अंडाशय में होते हैं, जिसको अंडाणु कह सकते हैं। आप क्या कह सकते हैं? अंडाणु कह सकते हैं। तो नर युग्मक और मादा युग्मक का संयुक्त होना यानी कि एक होना, यानी कि मिलना, एक होना यानी कि मिलना, मिलना जो है ना निषेचन कहलाती है। मिलना क्या कहलाती है? निषेचन कहलाती है। और निषेचन के बाद अंडाशय विकसित होकर फल में बदल जाता है। यानी कि जब पुष्प के संदर्भ में अगर बात किया जाए तो परागकण, परागकोश में जो अंडाणु है वहाँ परागकण जो है आपके अंड को, जो आपका यह अंडाशय था वहाँ पर जो अंडाणु उससे जाकर के मिलेगा तो वो मिलना क्या कहलाएगा? निषेचन कहलाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अंकुरन के बारे में। जो पुष्प है उसके लिए अंकुरन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। जानते हैं कि अंकुरन क्या है? जितने भी बीज है ना प्यारे बच्चों, जितने भी बीज हैं वो बीज में भावी पौधा या उसी को भ्रूण जो है कह सकते हैं होता है। बीज में वह क्षमता है जो आगे आने वाले पौधे को जन्म दे सकता है। ठीक है, बीज में वो क्षमता होती है। तो बीज में भावी पौधा अथवा भ्रूण होता है, पौधा कह लीजिए या भ्रूण कह लीजिए, जो उपयुक्त परिस्थितियों में नवोद्भिद में विकसित हो जाते हैं। अगर बीज को मिट्टी में रख दीजिएगा तो वहाँ से नमी और धूप के कारण वो क्या हो जाता है? अंकुरित हो जाते हैं। और अंकुरित होकर के वो नवोद्भिद यानी कि नया जो है जीव में, यानी कि नया पौधा में क्या हो जाएगा? अगर बीज है तो बीज पौधा ही बनाएगा, तो नया बीज में वो विकसित हो जाता है। इस प्रक्रम को अंकुरन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अंकुरन। और अंकुरन मुख्य रूप से देख सकते हैं कि जो द्विबीजपत्री होते हैं, ये देख लीजिए, इसमें दो जो मुख्य रूप से, अगर ये मान लीजिए कि मटर का होगा तो उसमें द्विबीजपत्री होते हैं। मटर में दो बीज का पत्र, जितने भी दलहन है, दाल वाले जितने भी पौधे हैं ना, वो द्विबीजपत्री होते हैं। तो ये क्या होगा? ये द्विबीजपत्री खुलेगा, यहाँ से ऊपर जो है पौधा और नीचे जड़ का विकास होगा। यहाँ पर देख लीजिए होता क्या है। अंकुरन में क्या होता है? अंकुरन में जो बीज पत्र हैं वो नमी के कारण फूलते हैं, और यहाँ पर जो पाए जाते हैं मूलांकुर, नीचे जो ये नीचे वाला जो पार्ट है, इसे कहते हैं मूलांकुर। और मूल मिस होता है जड़,
जो मूलांकुर आगे चल के जड़ बन जाते हैं। मूलांकुर ही विकास करेगा, मूलांकुर ही क्या करेगा, विकास करेगा, तो धीरे धीरे विकसित होकर के जड़ बन जाते हैं। भावी जड़ कहते हैं, मूलांकुर को भावी जड़ कहते हैं, यानी कि भविष्य का जड़ कहते हैं, क्योंकि आगे जाकर के यही विकसित होकर के जड़ का निर्माण करते हैं। और ऊपर वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट कहलाते हैं प्रांकुर। प्रांकुर मतलब देखो, पर मीन्स होता है पंख, और पंख में सीधे यहाँ पर पत्ती से है, तो प्रांकुर जो है वो भावी पर्रोह है। पर्रोह मतलब पत्ती, ठीक है। तो ये वाला पार्ट अगर निकाल के दिखाया जाए, ये वाला पार्ट अगर आपको निकाल के दिखाया जाए बीज का, तो वो कुछ इस तरह का होता है, वो कुछ इस तरह का होता है। जिसमें नीचे जो है ना, ये वाला पार्ट है मूलांकुर, जिसे भावी जड़ कहते हैं, यानी कि आगे यही जड़ के रूप में विकसित होता है। और ऊपर वाला जो पार्ट है वो प्रांकुर कहलाता है। प्रांकुर जो है ना, पत्ती, टहनी इसके रूप में विकसित होती है, तो इसे भावी पर्रोह कहते हैं। पर्रोह जो है ना, याद रखिएगा, हमेशा सूर्य के दिशा में गति करेगा। पर्रोह किसके दिशा में गति करेगा, सूर्य के दिशा में, जिधर से सूर्य की धूप आ रही होगी उधर गति करेगी। और मूलांकुर जो है ना, जड़ जो है ना, हमेशा ग्रेविटी के दिशा में, यानी गुरुत्वाकर्षण के दिशा में गति करेगा। और यही कारण है कि जड़ हमेशा पृथ्वी के नीचे जाती है, क्योंकि अगर ये पृथ्वी है तो गुरुत्वाकर्षण का जो सेंटर है वो पृथ्वी का सेंटर ही है। तो इसीलिए यहाँ पर अगर कोई पौधा लगाते हैं तो पत्ती तो ऊपर की ओर विकास करते हैं और जड़ नीचे की ओर विकास करते हैं, वो ग्रेविटी के कारण, यानी कि गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो ये आपने अंकुरण समझा, तो ये बीज का अंकुरण समझा आपने। अब हम आपको दिखाते हैं पराग कण का अंकुरण। देख सकते हैं कि वर्तिकाग्र पर पराग कणों का अंकुरण। अभी हम जस्ट बताए थे कि ये कहलाते हैं अंडाशय। अगर देखिएगा पीछे वाले फिगर में तो आप देख भी सकते हैं, ये अंडाशय कहलाता है। और अंडाशय में आप जो है देख सकते हैं, ये जो चीज़ आपको दिखाई दे रहा है, जो हल्का पीला टाइप का है, वह है मादा युग्मक, जिसे अंडाणु कह लीजिए। क्या कह लीजिए, अंडाणु। और यहाँ पर जो वर्तिकाग्र है, वर्तिकाग्र जो है, यहाँ पर आएंगे परागकण, और परागकण इसी पाइप होते हुए ये नर युग्मक जो है पराग नली होते हुए, जनरली पराग नली कहेंगे इसे, इसी पराग नली होते हुए आएंगे कहाँ तक, तो आएगा ये मादा युग्मक तक, यानी कि ये अंडाणु तक आएगा। और यहाँ पर आकर के जैसे ये अंकुरित हुआ है, वैसे ही यहाँ पर परागकण भी अंकुरित होते हैं, और तब जाके उसी प्रोसेस को हम कहते हैं निषेचन। और निषेचन होने के बाद जो ये परागकोश है, ये जो अंडाशय, परागकोश नहीं अंडाशय, ये अंडाशय जो है ये फल में बदल जाते हैं। किस में बदलते हैं, फल में। जब तक ये निषेचन नहीं होगा, यानी कि परागकण अगर नहीं आएगा तो ये फल में नहीं बदलेगा। अगर परागकण आ गया अंडाशय के अंदर, वो अंडाणु से मिल गया, तो वो फल में बदल जाएगा। इतना डिटेल में आपने देखा। अब तो हम लोगों ने देखा कि अंकुरण जो है क्या होता है। अब जो है आज हम यहाँ तक ही रखते हैं, और अगले क्लास में आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोग मुख्य रूप से पढ़ेंगे मानव में लैंगिक जनन। अभी जो है हम लोगों ने देखा कि कैसे पुष्प में लैंगिक जनन होता है, और अब हम आगे किसके बारे में बात करेंगे अगले क्लास में, मानव में लैंगिक जनन के बारे में जानेंगे, और पुरुष जनन अंग, स्त्री जनन अंग के बारे में भी क्या करेंगे, हम चर्चा करेंगे। तो आशा करते हैं कि क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों, मित्र, भाई बहन के पास शेयर जरूर कीजिएगा। और जितने प्यारे बच्चे अगर अभी तक जो है LGRS स्टडी ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे जो सुविधा है बिल्कुल फ्री में आपको यहाँ पर मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, या फिर प्ले स्टोर से भी आप लोग जो है डाउनलोड कर सकते हैं। और जो बच्चे अभी तक पेड कोर्स ज्वाइन नहीं किए हैं वो लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको जो है ना मोबाइल नंबर मिल रहा होगा, इस पर क्लिक करके आप लोग जो है, ये जो आपका मोबाइल नंबर है, यहाँ से क्लिक करके आप ये जो मोबाइल नंबर, इस पर कॉल करके आप पेड कोर्स के बारे में सारा जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले क्लास में।